गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। आज हमारे साथ एक दमदार पैनल जुड़ेगा। मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जुड़ेंगे हमारे साथ। 5paisa.com के रुचित को जोड़ेंगे हम कुछ ही देर में ट्रेड में। उसके अलावा प्रकाश गाबा हमारे साथ बने रहेंगे और प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये सब थोड़ी देर में। शो की शुरुआत आज हम करेंगे बिग मार्केट वॉइस के साथ। आज पहले शुरुआत कर लेते हैं बिग मार्केट वॉइसेस के साथ, और आज हमारे साथ मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के सीईओ अतुल सूरी हमारे स्टूडियो में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अतुल, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में। तो मार्केट में इतना शानदार मोमेंटम, मतलब एक उस फेज में तो नहीं आ गए जहां पर एक मंकी को भी डांट फेंकने को कहा जाए वो स्टॉक्स चल जाएंगे, मतलब कहीं हम उस फेज में तो नहीं है मार्केट के? नहीं अनुज, मुझे नहीं लगता। देखिए, ये जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे मार्केट का फिलहाल, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, ये ग्लोबल है। ठीक है, 2022 एक खराब साल था इक्विटी के लिए, खासकर ग्रोथ स्टॉक्स के लिए। बट आप देखेंगे कि बहुत सी मार्केट्स ये पिछले 6 महीने से रिपेयर हो रहा है। आप देखेंगे जो 52 वीक हाई में है नैस्डैक, S&P 500, ताइवान, कोरिया, जापान, तो धीरे धीरे जो पिछले साल की जो गिरावट थी वो रिपेयर हो रही है। सो ऐसी बात नहीं है कि हम यूफोरिक हैं, ये तो जो हम रिकवरी फेज में है। इंडिया भी 1% फ्रॉम लाइफ टाइम हाई है। फर्क इंडिया और उनमें ये है कि ये 52 वीक हाई की तरफ है और इंडिया लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई और 52 वीक हाई में बहुत फर्क होता है। जब लाइफ टाइम होता है उसको बोलते हैं ब्लू स्काई, यानी कोई रेजिस्टेंस ही नहीं रहती मार्केट में। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि ये जो रिपेयर हो रहा है ये दुनिया भर में हो रहा है। इंडिया अमंग द फ्यू मार्केट्स है जो एक्चुअली लाइफ टाइम हाई पे है। तो इस हिसाब से जो इंडिया की लीडरशिप है वो एक कायम हो रही है। ये देखिए, हमने पिछले साल भी देखा था नवंबर दिसंबर में जब इंडिया लाइफ टाइम हाई मार्केट्स कर रही थी, उसके बाद फिर एक अडानी का इशू हुआ तो हमें एक थोड़ा करेक्शन हुआ, थोड़ा हमारा जो लस्टर है वो निकल गया। बट ये हमें दिखा रहा है कि इंडियन मार्केट्स जो हैं वो इस ग्लोबल बुल मार्केट के लीडर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि ये जो रैली है ये अब एक्चुअली जो एक यूफोरिक स्टेज है वो अब तक शुरू भी नहीं हुई। तो उस हिसाब से आई फील के ये मार्केट है, लोग करेक्शन का वेट करेंगे। 3% 5% वो तुम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि भाई जैसे हम हमारे पीएमएस में है, वी आर 99.9% इन्वेस्टेड, और करेक्शन के लिए वेट करना ये सब, और जब लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब बहुत देर हो जाती है। तो यहाँ पे कोई बबल नहीं है, कोई यूफोरिया नहीं है। ईयर टू डेट ऐसे कोई बड़े रिटर्न्स नहीं है। रिटेल पब्लिक जैसे यूएस में वो लास्ट टाइम हमने देखा था, गेम स्टॉप था, स्पैक्स थे, ऐसा कोई इशू नहीं है। दिस इज बुल मार्केट्स बिल्ट ऑन वॉल्स ऑफ वरीज। वॉल्स ऑफ वरीज रहेंगी तो बहुत अच्छा है, वन वे रहेगा तो प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं एक चीज कल पढ़ रहा था, किसी के साथ में डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि हम सब लोगों के अंदर ना एक रीसेंसी बायस होता है। बिल्कुल, हम सिर्फ 3 महीने का चार्ट देख रहे हैं। बिल्कुल, अक्टूबर 2021 में हम 18,600 पर थे। बिल्कुल, आज हम 18,600 पर हैं। मतलब अगर देखा जाए, और 1.5 साल की अर्निंग्स, और जिसमें 1.5 साल में अर्निंग्स करीब करीब 30% बढ़ चुकी हैं। एब्सोल्युटली। तो मार्केट ऑटोमेटिकली 30% चीप हो गया टेक्निकली। बिल्कुल। तो मतलब ये रीसेंसी बायस को कैसे हटाया जाए फिर, और किस तरीके से इस मार्केट को अप्रोच किया जाए? देखिए, ये जो आप रीसेंसी बायस की बात कर रही है ना, ये एक बहुत बड़ा डीप स्टडी है और मैं भी उस पर बहुत सोचता हूँ, बिकॉज मैं एक फंड मैनेज करता हूँ। जब हम डिसीजन लेते हैं, वो जो डिसीजन है वो जो अब जो बाजार में मूड है उस पर बहुत निर्भर करता है, तो वो एक रीसेंसी बायस होती है। लेकिन अक्सर ये जो डिसीजन आप लेते हो वो गलत होता है। बिल्कुल, वो रीसेंसी बायस वाला। तो इसको जो ओवरकम करने के लिए मैंने सालों सर जो काम किया है, ये देखा है कि एक प्रोसेस होना चाहिए, कि प्रोसेस एक आईना होता है। ठीक है, आज आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन जो प्रोसेस है वो दिखाता है कि आपको क्या करना है, उससे आपको क्लैरिटी आती है, और उस हिसाब से जो रीसेंसी बायस होता है डिसीजन मेकिंग में वो निकल जाता है। तो एक प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोसेस है तो आपको उसको फॉलो करना है, तो उस हिसाब से आपको एक रीसेंसी बायस का जो एक अंडरस्टैंडिंग आती है। नहीं तो आपको समझ ही नहीं आता कि आपका डिसीजन मेकिंग कितना रीसेंसी बायस से लिमिटेड है। एक्चुअली ये फंड मैनेजमेंट या एसेट मैनेजमेंट का एक बहुत ही जो बोलते हैं ना 101 है, कि एज एसेट मैनेजर्स आवर डिसीजन मेकिंग इज सो डिटरमिन्ड बाय रीसेंसी बायस। ओके, बिल्कुल। तो अच्छा, आपने बात की ग्लोबल मार्केट्स की भी, तो एक बार पहले यूएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि नैस्डैक में जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, खासतौर से S&P में फाइनली जो 4200 4300 का एक ब्रेकआउट आया, इसके बाद क्या यूएस मार्केट्स
ऑल टाइम हाई जाने के लिए तैयार है? 52 वीक हाई तो वो है बिल्कुल, बट क्या ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है? अगर आप देखें तो ये 2022 में ये वन वे नीचे आई थी और ये लास्ट 6 मंथ्स में रिपेयर होके अब जैसे आपने 4200 का जो S&P का बात की या जो नैस्डैक की लेवल्स हैं, तो ये जो है ये अगर अगेन एक टेक्निकल टर्म से देखें तो इन्वर्टेड शोल्डर हेड शोल्डर पैटर्न्स बने हैं और मुझे लगता है कि इनमें जो आगे जाने का ऑलमोस्ट 12 से 15% अप मूव है। अगर आप 12 से 15% अप मूव देखें तो ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के करीब है। बट ब्यूटी है कि क्योंकि हम हिंदुस्तानी मार्केट में है, अगर ये 12 से 15% चले तो ऐसी बात नहीं है कि हम पीछे रह जाएंगे। और इसमें ब्यूटी ये है कि हम एक लाइफ टाइम हाई, जैसे मैंने पहले बोलता था, जब लाइफ टाइम हाई में होता है तो ओवरशूट जो करने का जो एक अपॉर्चुनिटी होती है या प्रोबेबिलिटी होती है वो हायर है। तो इसीलिए मैं काफ़ी एक बुलिश रह रहा हूँ इंडियन मार्केट्स में। और द फैक्ट इज कि हम में एक लीडरशिप स्टेटस जो दिख रहा है, हमें ये लगा था अक्टूबर नवंबर में भी, जैसे आपने बोला 18,600 था, उस टाइम लीडरशिप स्टेटस था, बट वो चला गया। बट जो वापस हम इस लेवल पे आए हैं, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी बिग कंफर्मेशन। ओके, चलिए तो अब कुछ बड़े सेक्टर्स की बात कर लेते हैं अतुल। और आपकी चीट शीट में आपने काफ़ी कुछ लिखा हुआ होगा, तो वो थोड़ा मैं दूर हूँ तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। पढ़िए, मैं बता देता हूँ। हाँ चलिए, तो आप पहले मैं एक दो सवाल पूछता हूँ, फिर आप बताना। श्योर। पहले चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक के साथ, क्योंकि निफ्टी बैंक में एक शानदार मूव आया बिल्कुल, और 45,000 के काफ़ी करीब पहुंचे हम, 44,500 तक गए। ये क्या अभी भी यहाँ पर दमखम है? काफ़ी यहाँ पर नए NFOs भी आ रहे हैं बैंकिंग और उसको लेकर, और फंडामेंटली अभी भी कई लोगों को लगता है कि अभी तो यहाँ पर शायद तेज़ी शुरू हुई है। आपका क्या व्यू है? देखिए, निफ्टी बैंक एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट सबसेक्टर है हमारे निफ्टी का। बिल्कुल, हम ये स्टडीज रेगुलरली करते हैं। हमने देखा है कि जब ये 7 से नहीं मिलते, यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत अंतर हो जाता है, जनरली बैंक निफ्टी जीतता है। बिल्कुल। यूएस में एक थ्योरी है डाउ थ्योरी। जी हाँ, वहां पे डाउ इंडस्ट्रियल्स और डाउ ट्रांसपोर्टेशन के साथ में चलने की बात होती है। करेक्ट। इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन और वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, तो इंडिया में हमने अपनी खुद की डाउ थ्योरी बनाई और हम बहुत सालों से चलते हैं कि ये हम जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओवरलैप देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे जहां भी अगर ये दोनों अलग तरफ से चलते हैं तो जनरली वो निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे चलता है। तो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। लेकिन बैंक निफ्टी में इस टाइम एक अंतर है। जनरली बैंक निफ्टी क्या है, हमने ऑलमोस्ट एक डिकेड से देखा है कि ये चंद प्राइवेट बैंक के कारण चल रहा था। बिल्कुल। और इस समय वो प्राइवेट बैंक नहीं चल रहा। बिल्कुल। हाँ। कोटक है, HDFC है, जो भी है। हाँ। तो इस हिसाब से ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज है, क्योंकि इस टाइम अपॉर्चुनिटी बड़ी हो गई है। काफी सारे प्राइवेट सेक्टर में मिड कैप बैंक्स हैं जो बहुत अच्छा चल रहे हैं। और थोड़ा बैंक निफ्टी से अगर हटके देखें तो काफी सारे जो NBFCs हैं, हाँ। एक्चुअली वो देखेंगे। और ये मैं सिर्फ प्राइस परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, आप जो नंबर्स हैं, क्वार्टरली नंबर्स हैं, उनको भी देखें। तो मुझे लगता है ये जो बैंक निफ्टी की गेम थी, जो चंद 4-5 बैंक से 10 साल तक चल रहा था, ये गेम ब्रॉडन हो गई है। इस हिसाब से जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जो रिटर्न्स हैं ना, इनमें ज्यादा आ सकते हैं। सो आई फील कि मुझे एक्चुअली जैसे हमारे पोर्टफोलियो में है, बट 3-4 नाम बताइए बैंक्स और NBFCs में। देखिए, हम तो ये जो बात है कि भाई हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम डिस्क्लेमर डाल देंगे। नहीं कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं, मैं आपको हाँ। एक्सप्लेन करता हूँ कि हम उसको किस तरह देखते हैं। हाँ। कि जो सेक्टर बनाए हैं, जैसे आप देखिए कि आज बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इंडिया में थीम है डिफेंस। करेक्ट। बट डिफेंस जैसा कोई सेक्टर नहीं है कि वो PSU में है। तो हमने क्या किया, मैराथन में जाके 40 थीमेटिक इंडेक्सेस बनाए हैं। अच्छा। और ये हमने खुद बनाए हैं। तो इस हिसाब से जो अब हमें मिलता है, जो आउट परफॉर्मेंस मिलता है या जो ट्रेंड्स मिलते हैं, वो बहुत ग्रैन्युलर बेसिस पे मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है अनुज जो पिछले साल भी चला था। आफ्टर PSU बैंक सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग थीम था, और इस साल इट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग थीम देखा जाए। सो एक्चुअली जो इंडिया में सबसे बेस्ट थीम चल रहा है फिलहाल, जहां पे ट्रेंड्स हैं, दैट इज बैंकिंग, सॉरी नॉट बैंकिंग, डिफेंस। जो सेकेंड थीम है वो एक कैपिटल गुड्स का सबसेट है, वो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अब कैपिटल गुड्स बहुत बड़ा है, बट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में देखें, अगर आप थोड़े नाम आप अपना थोड़ा लगा लीजिए, बहुत कम प्लेयर हैं, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो एक वो ऑलमोस्ट 50-60% स्टॉक 1 ईयर परफॉर्मेंस में है। तो ये एक बहुत बड़ा थीम आ रहा है। होटल्स, ट्रैवल, लेजर, ये ग्लोबली एक बहुत बड़ा थीम प्ले आउट हो रहा है।
ऑटो एंसिलरीज, ऑटो चल रहे हैं बट ऑटो एंसिलरीज में भी आप देखेंगे जहां भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से लिंक्ड है, तो ऐसे क्या होते हैं, आप ग्रैन्युलर बेसिस पे देखिए तो ये बहुत सारे थीमेटिक होते हैं। और एज ए इन्वेस्टर ऐसा है कि भाई हम सब 100 स्टॉक तो ले नहीं सकते, हमें अल्टीमेटली ग्रैन्युलर सेक्टर देखने हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो मैराथन पीएमएस में सबसे बड़ा बेट, ओवरवेट बेट है डिफेंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। हमारा जो बेट है वो है इंफ्रा और जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। ये सेक्टर 10-10 साल नहीं चले, ये अंडर ओन्ड है, अंडर लव्ड है। तो द ब्यूटी इज कि इस जब सेक्टर्स चलते हैं इनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो अच्छा है और दे आर बैक बाय नंबर्स। अगर आप क्वार्टरली नंबर्स भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। दे आर इनफैक्ट डूइंग बेटर देन आईटी स्टॉक्स जो ग्रोथ के एक रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो मुझे लगता है कि ये थीम्स जो है बहुत अच्छी तरह प्ले आउट हो रहे हैं एंड आई फील के इंडेक्स बीइंग व्हाट इट इज, इनमें काफी आउट परफॉर्मेंस की क्षमता है। ओके, तो नाम नहीं लेंगे लेकिन आप कोई भी इनमें विल अवॉइड बिकॉज फिर वो डिस्क्लेमर। बट जो भी जैसे मैंने इसलिए बहुत बड़ा नहीं, अभी डिफेंस है तो कितनी कंपनीज हाँ, वही 3-4 कंपनी, 5 तो कंपनी हैं। यहाँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैक्स 10 हैं। तो मेरे हिसाब से कि अगर कोई भी आप जाके देख लीजिए, आप उनके नंबर्स देख लीजिए, आपको इजीली विनर्स जो है मिल जाएंगे। ओके, अच्छा, एक सेक्टर जहां पर अब थोड़ा सा रिपेयर चल रहा है, जिसने एक्चुअली पिछली बुल मार्केट को लीड किया था, उसके बाद एक बहुत ब्रूटल करेक्शन आई, पोस्ट कोविड रैली को लीड किया, फिर ब्रूटल करेक्शन आई, आईटी सेक्टर। करेक्ट। और उसमें खास तौर से लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी तो खैर फिर भी इतना नहीं गिरा, करेक्ट, और अब वापस चल भी गया। करेक्ट। लेकिन लार्ज कैप आईटी यहाँ पर स्टॉक्स करेक्ट हुए, अपने मीडियन वैल्यूएशंस पर आए। करेक्ट। और अब थोड़ा ट्रैक्शन है इनमें। यहाँ क्या व्यू है आपका? देखिए, ये वही सोच है कि ये जो सेक्टर है आईटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है। अगर हम आईटी सेक्टर पर से देखें तो आप देखें लार्ज कैप इनमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा ड्रैग है आज निफ्टी पे, बिल्कुल सबसे बड़ा ड्रैग है आपका लार्ज कैप आईटी। बट अब देखेंगे कि इसमें भी जो है कई मिड कैप आईटी वाले स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइफ टाइम हाइस के वेल अबव निकल गए हैं। अगर आप ग्लोबली भी देखें, अगर आप यूएस भी देखें, जो आईटी की मूवमेंट है या जो नैस्डैक की मूवमेंट है, वहां पे एक थीम जो चल रही है, दैट थीम इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो भी स्टॉक्स उससे लिंक्ड हैं वो आज नैस्डैक को चला रहे हैं। सो इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो दो रैली जो है वो आईटी में नहीं है, अगर आप आईटी सेक्टर देखें, बट थीमेटिकली आप देखें तो इसमें सारे बहुत सारे मिड कैप आईटी है। तो वी आर सिलेक्टिवली जो है वी आर ओवरवेट आईटी, बट इन फ्यू जो कहते हैं मिड कैप स्पेसेस, बट ओवरऑल जो बड़े 5 हैं उनके पास हमारे पास कोई जगह नहीं है। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो आपने एक कॉल लिया था ऑटो स्टॉक्स पर, मुझे याद अच्छे से। आपने कहा था कि अभी तो ये कुछ भी नहीं चले, और क्योंकि 52 वीक लो से वो एक रैली शुरू हुई थी। करेक्ट। और अब देखिए क्या शानदार मोमेंटम, मतलब मैं देख रहा था स्टॉक्स M&M वो 800 वाला 1200 हो गया, टीवीएस मोटर डबल से ज्यादा हो गया, मारुति में शानदार मूव 6000 से 9000 का। इस मूव के बाद यहाँ थोड़ा डर लग रहा है, या फिर ये अभी भी आपके पीएमएस में हैं स्टॉक्स और अभी भी यहाँ पर रहेंगे? अनुज, ऑटो में भी ना आप अगर थोड़ा आगे बढ़े, ऑटो एंसिलरी देखें, और ऑटो एंसिलरी में वही जैसे एआई की बात कर रहे थे हम आईटी में, आप जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी देखिए ऑटो एंसिलरी में, आप थीमेटिक देखिए, ये स्टॉक्स एक अलग ही चाल है इनकी। अगर आप ऑटो स्टॉक्स और ऑटो एंसिलरी मिला लीजिए तो 100 स्टॉक होंगे, और हम अपने पोर्टफोलियो में उससे ज्यादा मतलब 3-4 स्टॉक ही रखते हैं एक सेक्टर में। तो उस हिसाब से जो हमारा जो थ्रस्ट है वो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में। और मुझे लगता है कि जैसे कहा था फ्रंटलाइन ऑटो स्टॉक्स में, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तो अब रैली स्टार्ट हो रही है। ओके। तो मेरे हिसाब से कि अगर आपके पास वो फ्यू नीश स्टॉक्स आप पकड़ पाए, मुझे लगता है कि इसमें अभी भी बहुत अपसाइड है। और ये एज ए सेड ग्लोबल थीम है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं चल रही। बिल्कुल ठीक है। ये अब मेरे सवाल हो गए, उसके अलावा अब आपके पास और क्या इंटरेस्टिंग थीम्स हैं जो हमने डिस्कस कर ली? उसके अलावा देखिए, मुझे लग रहा है कि दुनिया में आज सबसे जो बड़ी इशू है वो है कमोडिटी। जो लास्ट ईयर, ये 2023-2022 का ऑपोजिट ईयर है। 2022 में सब इंडेक्सेस, सब एसेट क्लासेस नेगेटिव थे, एक छोड़ के, वो था कमोडिटीज। और सबसे ज्यादा परेशानी कमोडिटीज ने हमें की, क्योंकि उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन के कारण बॉन्ड यील्ड्स हो गए, और इसीलिए आप देखेंगे कि इक्विटी नीचे था, क्रिप्टो नीचे था, आपके बॉन्ड प्राइसेस भी नीचे थे। तो उस हिसाब से बहुत डैमेज हुआ था ग्लोबल एसेट क्लासेस में। 23 बिल्कुल ऑपोजिट है, सब एसेट क्लासेस ऊपर है, एक ही नीचे है, वो है कमोडिटीज। तो ये आई थिंक जो मेजर आप देखिए मैक्रो लेवल पे, ये एक शिफ्ट है।
और मुझे लगता है कि कमोडिटीज आर गोइंग टू गो लोअर, और इस हिसाब से जो ये इन्फ्लेशन का जो हमें पेन लास्ट ईयर मिला था, हमारे मार्केट्स ने लिया था, वो निकल जाएगा। तो ये जो सिनेरियो है, राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स हैं, राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस हैं, ये ऑलरेडी रिवर्स कर चुकी हैं, बट आई थिंक ये दे विल गो लोअर। और इस हिसाब से ये जो ट्रिगर आएगा, ये मेरे हिसाब से दैट विल बी द ड्राइवर ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। और बाय एंड ऑफ 23 दिसंबर तक ये पिक्चर मुझे लगता है, क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड रहा हूँ पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने से 21,500 का निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ से भी 15% है। और मुझे लगता है कि इनका जो ड्राइवर होगा वो होगा कूलिंग इन्फ्लेशन, और उसके बेसिस पे आई फील वाई इक्विटीज एज एन एसेट क्लास विल डू वेल। इसलिए आई फील एज एन इन्वेस्टर पर्सनली, एज आई सेड, आई एम 99.9% इन्वेस्टेड, बिकॉज अभी भी कोई फ्रॉथ नहीं है, अभी भी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप थीम्स और नीशेस को प्ले करें तो मुझे लगता है कि ये बहुत अलग रैली है। ये वो जो स्टॉक पिछले 2 साल चले थे वो नहीं चलेंगे, ये नए सेक्टर चल रहे हैं। डिफेंस इतने देर से लिस्टेड है, किसी ने देखा नहीं। इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, तो ये जो 10-10 साल अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, जब ये चलेंगे, ये इमीडिएटली 3-6 महीने में रैली खत्म नहीं होगी। हमें लग रहा है कि हमारा मॉडल हमें ये दिखा रहा है कि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो रहा है। ये जो कैपिटल गुड्स है, ये जो हमारा केपेक्स साइकिल है, वो एक ऑलमोस्ट रिवाइव हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ड्राइवर होगा कि एक तो बाजार है, और बाजार में कौन से थीम्स और सेक्टर्स हैं जहां से हमको आउट परफॉर्मेंस मिलेगा। ओके, ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने। मैं 1-2 और सेक्टर्स पर आ रहा हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो शुरुआत करते हैं रियल एस्टेट से। डीएलएफ का शेयर फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक ना कमेंट करना चाहें, लेकिन इतनी बड़ी मल्टी ईयर कंसोलिडेशन से बाहर निकला ये स्टॉक, और अब अभी भी तेजी बाकी है यहाँ पर रियल एस्टेट में। देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी काफ़ी बीटन डाउन है। अगर आप लाइफ टाइम हाइज देखें या देखेंगे तो ये काफ़ी बीटन डाउन सेक्टर है। जहाँ पे ये 2008 में थे, तो इसमें काफ़ी सारा रिपेयर हो रहा है। बट मुझे क्या है कि अनुज, एज अ ट्रेंड इन्वेस्टर, हमारा जो पहला कंडीशन होता है वो है अर्निंग्स। तो हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में अर्निंग्स जो है इम्प्रूवमेंट आ रही है, बट 1 या 2 क्वार्टर से नहीं होगा। अगर ये थोड़ा और फॉलोअप आएगा तो मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत बड़ा, जैसे पीएसयू बैंक्स में हम पिछले साल देखा था कि कैसे मूवमेंट आया था, कि मतलब ऑलमोस्ट स्टॉक्स डबल हो गए थे और इंडेक्स ने कुछ नहीं किया था। तो रियल एस्टेट में भी वो पोटेंशियल है। फिलहाल हमारे पोर्टफोलियो में ये नहीं है, बट अगर ये इनके अर्निंग्स फॉलोअप आते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। बिकॉज ट्रेंड 1 या 3 महीने की बात नहीं होती, हम 3 और 5 साल की बात कर रहे हैं। तो ये एक रियल एस्टेट एक काफ़ी अच्छा एक ट्रेंडिंग सेक्टर बन सकता है, बट थोड़ा अर्निंग्स को फॉलोअप देना चाहिए। ओके, तो अर्निंग्स में फॉलोअप देना चाहिए, तब रियल एस्टेट पर एक बेट ली जा सकती है, क्योंकि अच्छे मूव रहे हैं यहाँ पर रियल एस्टेट में। और इवन जो रियल एस्टेट के एंसिलरी प्लेयर्स हैं, अब जैसे ये वायरिंग स्टॉक्स हैं, हेवेल्स, और इस तरीके के एस्ट्रल है जैसे, या सैनिटरी वेयर, तो अभी हम वैसे पार्टिसिपेट करें। हम ये इसका एक होम इंप्रूवमेंट कहते हैं, सेक्टर है, तो हमारा उसमें ओवरवेट है। जैसे मैंने बताया कि ऑटो के बजाय हम ऑटो एंसिलरी में देखते हैं, उसी तरह जो रियल एस्टेट है, हम उनके जो प्रॉक्सीज हैं, जो सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं, हम उनके थ्रू प्ले कर रहे हैं। बिकॉज हमने देखा है कि इनमें वेरी ऑफन अल्फा ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कोई भी कंपनी चले, किसी कंपनी के फ्लैट बिके, रियल एस्टेट बिके, बट वायर या पेंट या जो भी है वो इनका ही लगना है। सो हमें उन सॉर्ट ऑफ प्लेस में ज्यादा प्रेफरेंस है। ओके, एक और सेक्टर जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जिसको आपने स्टडी किया है, फार्मास्यूटिकल्स। कोविड के बाद एक बड़ी रैली आई और उसके बाद फिर एक उतना ही बड़ा डिक्लाइन आया। अब यहाँ पर एक फ्रेश रैली स्टार्ट हुई है, ग्लेनमार्क, औरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स में। करेक्ट। यहाँ पर क्या भी होगा? देखिए, आपकी बात सही है कि एक्चुअली कोविड में इट वाज द स्टैंड आउट सेक्टर, और उसके बाद इसने बहुत डिसअपॉइंट किया है एज अ सेक्टर, बिकॉज सबका एक ओवरवेट हो गया था और इसने कुछ नहीं किया और बाकी सब सेक्टर चल गए। अगर हम फार्मा में देखें तो एक्चुअली मोस्ट लार्ज फार्मा कंपनीज में अभी भी बारिंग 1 या 2 ऐसा कोई इंस्पायरिंग मूवमेंट नहीं है। बट इसके जो एक रिलेटेड इशू है वो है हेल्थ केयर, और उसमें जो है एक हॉस्पिटल स्टॉक्स। तो हमें लग रहा है कि ये जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं, जो हम क्लासिफाई करते हैं हेल्थ केयर में, अगेन इसमें लिमिटेड प्लेयर्स हैं, मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता, आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कौन से स्टॉक्स हैं। तो ये हमारा एक स्पेस है जहाँ पे हम देख रहे हैं। सो फ्रंटलाइन फार्मा में शायद हमारा इतना एक्सपोजर नहीं है, या नहीं ही है समझिए, बट जो हमारा एक्सपोजर है, हम ये हेल्थ केयर सेक्टर के थ्रू प्ले कर रहे हैं। ये हम जो हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज इनमें नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं।
नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत लिमिटेड है, और आप देखेंगे कि इनकी प्राइस परफॉर्मेंस भी न्यू हाइज में चल रही है. सो वी आर प्लेइंग फार्मा थ्रू हेल्थ केयर, थ्रू हॉस्पिटल्स. ओके, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स या डायग्नोस्टिक्स? डायग्नोस्टिक्स बिल्कुल इंस्पायरिंग नहीं है, बिल्कुल इंस्पायरिंग नहीं है. आई मीन क्लियर कट, एज आई सेड हॉस्पिटल्स, एज आई सेड हमारा काम है भाई 2000 स्टॉक है, उनको कैसे 40 सेक्टर में लाना और हर सेक्टर में 4 कंपनी ढूंढना. तो मैंने एक बहुत सिंपलिस्टिकली वे आपको एक बहुत नीश सेक्टर या थीम बता दी है. ओके, एक लास्ट सवाल. 21,500 आपने बोला निफ्टी पर, आपका व्यू है, बॉटम कहां पर है निफ्टी का? मेरे हिसाब से कि जो अब मार्केट में अगर कुछ बैड न्यूज भी आ सकती है. हमारा जो लास्ट बॉटम हमने कुछ 17,000 करीब किया था, इफ यू रिमेंबर. तो आई फील के लास्ट हायर बॉटम ये एक बेसिक डाउ थ्योरी है. क्या बैड न्यूज आएगी नहीं आएगी वो आप और मैं कोई नहीं जानता. करेक्ट. द इशू इज के जो लास्ट इंटरमीडिएट हायर बॉटम जो बना था वो 17,000 के करीब था. तो अगर कुछ कारण डिसअपॉइंटमेंट होती है या करेक्शन होती है तो उस हिसाब से वो प्ले हो सकता है. बट मेरे हिसाब से कि ये लेवल जरूरी है, बट जो अंडरलाइंग थीम है कि वी आर एन आउट परफॉर्मिंग मार्केट ग्लोबली, ग्लोबल मार्केट्स रिपेयर में है. ठीक है, 3-5% कल भी आ सकता है, करेक्शन आएगा ही, बट एज एन इन्वेस्टर इट इज बेटर टू बी इन्वेस्टेड इन वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल मार्केट्स इन द वर्ल्ड. सो वन शुड बी इन्वेस्टेड एंड यूज ऑल थिंग्स टू एक्चुअली बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स. ओके, चलिए फिर अतुल, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ. थैंक्स फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. तो ये बात हुई अतुल सूरी से. 21,500 तक आप टारगेट रखिए निफ्टी में, और देखिए घबराइए मत इस रैली से. हमारा एक रीसेंसी बायस है, इसकी वजह से शायद कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन अभी तो शायद रैली शुरू हुई है. और सेक्टोरल थीम्स की जहाँ तक बात हुई, डिफेंस, ऑटो, एंसिलरी, हेल्थ केयर में जो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं, ये कुछ पॉकेट्स हैं जिनके थ्रू आप इस मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं. चलिए एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं वापस. अभी भी करीब करीब डे लो पर बैंक निफ्टी 43,969 पर. अमित सेठ जुड़ गए हमारे साथ, और 5paisa.com के रुचित जैन भी हमारे साथ हैं. अब उनको शो में जोड़ लेते हैं. आप दोनों को गुड मॉर्निंग, और वेट करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का. अमित जी, पहले तो मार्केट पर व्यू दीजिए अपना. आज जो प्रॉफिट टेकिंग आई उसको कैसे देख रहे हैं, और आज आपकी कन्विक्शन कॉल्स क्या होंगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल. अनुज जी, निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जैसे कि हमने सुबेरे भी डिस्कस किया था, 18,630 एक अहम इसका क्रूशियल लेवल है जो कि कल का लो था. निफ्टी को कहीं ना कहीं आज के सत्र में हम देखें तो रिलायंस एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है और सीएनएक्स आईटी इसको ड्रैग कर रहा है. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इंट्राडे हमें कोई डिप मिले, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, लगभग 18,650, 18,640, तो डेफिनेटली एक बाय ऑन डिप की रणनीति बनानी चाहिए. As far as buying Nifty is concerned, इसका 20 DEMA support comes somewhere around 43,800. बट इसमें अभी कोई कन्विक्शन नहीं आ रहा है. वहां पे थोड़ा सा एक कंफर्मेशन का वेट करूंगा, बिकॉज खुलते ही हमने देखा कि 44,150, 200 एक रेजिस्टेंस प्रूव किया प्रीवियस डे हाई, और अर्ली मॉर्निंग रिजेक्शन के बाद हम एक कंटिन्यूअस डाउनटिक देख रहे हैं. अगर ड्यूरिंग द डे 43,800 के आसपास कोई स्टेबिलिटी आती है और कोई इंट्राडे कंफर्मेशन आता है तो वहां पे लॉन्ग जाना चाहूंगा, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा. और अगर आप परमिशन दे तो स्टॉक्स बता दो जी. अमित जी बताइए आपके ट्रेड्स. जी जी, आज के 2 स्टॉक्स मेरे रहेंगे. पहला रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज. इसका स्ट्रक्चर मेरे को काफी पॉजिटिव लग रहा है. रिलायंस ने लगभग इसी लेवल पे लास्ट टाइम रिजेक्शन लिया था और वो स्विंग हाई को आज क्रॉस कर रहा है. मोमेंटम इंडिकेटर्स रिलायंस के काफी वेल प्लेस्ड हैं. 2538 का इसका प्राइस है. मुझे लगता है 2600 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं. स्टॉप लॉस इसमें रखूंगा 2500 के. सेकेंड स्टॉक जो मेरे रेडार में है दैट इज पावर ग्रिड. दिस सेक्टर इज डूइंग रिलेटिवली वेल, पावर सेक्टर. और पावर ग्रिड में हमने एक रनअप देखा था और उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद वापस एक अपटिक देख रहे हैं. तो पावर ग्रिड बाय करें. 245 का प्राइस है. टारगेट्स लगभग रहेंगे 253 के, और स्टॉप लॉस रखूंगा 242 का. तो क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी इन बिग बॉयज में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज और पावर ग्रिड में खरीदारी का साफ मौका बन रहा है. रुचित, बताइए आप इस समय क्या आइडेंटिफाई करके बैठे हैं? कोई इंटरेस्टिंग ट्रेड? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. वेल, 2 स्टॉक्स है खरीदारी की साइड ये है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स पे व्यू अभी भी पॉजिटिव है जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स नहीं ब्रेक हो जाते. और 2 स्टॉक्स में से मेरा पहला पिक रहेगा आज अपोलो हॉस्पिटल्स पे, जहाँ पे हमने रिसेंटली एक वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखा था
और ये ब्रेकआउट के बाद में पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। और यूजुअली जब ऐसे अच्छे प्राइस अप मूव के बाद कंसोलिडेशन होता है तो टेक्निकल एनालिसिस में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है जो ये स्टॉक में दिख रहा है। सो क्लियरली, और वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो प्राइस अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, बट ये छोटे मोटे करेक्शंस में वॉल्यूम्स काफी कम है। सो ये हमें लग रहा है कि आने वाले समय में एक अच्छा अप मूव फिर से कंटिन्यू करेगा। तो अपोलो हॉस्पिटल्स करंट लेवल्स पे 4900 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है 5150 के टारगेट्स के लिए। और मेरी जो सेकंड पिक है वो है पिडिलाइट में, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि लास्ट कुछ दिनों से एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं प्राइस अप मूव के साथ साथ, तो ये आउट परफॉर्मेंस हमें लग रहा है ये स्टॉक कंटिन्यू रहेगा। तो 2640 2640 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें 2840 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये दो और ट्रेड्स आते हुए ऑफ कोर्स पिडिलाइट एक हॉट फेवरेट बनता दिखाई दे रहा है। करीब 1% के गेन्स देखने को मिले हैं और सुबह के कार्यक्रम में भी हम जब मार्केट खुला उसके बाद भी इसकी चर्चा कर रहे थे। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर इस घंटे मोमेंटम है। बीपीसीएल देखिएगा, देखते ही देखते स्टॉक फिर 1% ऊपर आ चुका है। ये इनफैक्ट आजकल 52 वीक हाइज पर ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है और ये तेजी उसके बावजूद है कि कच्चा तेल थोड़ा सा फिर उबाल दिखाने में कामयाब था कल में। 14% के गेन्स इस साल, ओवरऑल स्टॉक अच्छी तेजी में। अमित, अगला पड़ाव क्या रहेगा और क्या इस रन के बाद इस स्टॉक में तेजी और करना समझदार है या नहीं? जी हर्षिता मैम, नियर टर्म में हम देखें तो इसमें एक बॉक्स का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। लगभग कंसोलिडेशन का रेंज नीचे 355 और ऊपर 372 था। ये 10 से 15 दिन का कंसोलिडेशन था और आज हम इसमें एक अपटिक देख रहे हैं। क्लोजिंग बेसिस तक अगर ये सस्टेन करता है तो मुझे लगता है एक नियर टर्म रेजिस्टेंस, गैप रेजिस्टेंस इसका है लगभग 383 384 के आसपास। वो अगर क्रॉस करता है तो देन मे बी 390 से 400 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। किसी की अगर पोजीशन है तो बने नहीं, स्टॉप लॉस रखे 373 का और नियर टर्म में 385 से 390 के टारगेट्स के लिए हम बीपीसीएल के लिए पोजीशन बना के रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, बीपीसीएल जीएनएफसी में एक अच्छा मूव शुरू हुआ है बाय द वे। अभी जरा एक बार जीएनएफसी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए और यहाँ पर एक अच्छा मूव, इनफैक्ट पूरे के पूरे बास्केट में एक अच्छा मूव दिख रहा है आपको। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यहाँ पर। अमित, यहाँ पर कोई व्यू आपका जीएनएफसी पर? जी अनुजीत, जीएनएफसी एक सेकंड रुको। जी जीएनएफसी में एक ट्रेड ऑफ रिवर्सल हम देख रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस है और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन भी है लगभग 580 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज की कैंडल अगर अनुजी हम देखें तो ये सारी मूविंग एवरेजेस को कट करके ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे 584 का और 605 से 610 के टारगेट्स पॉसिबल है जीएनएफसी में। एक अच्छा खासा मोमेंटम वॉल्यूम्स के साथ स्क्रीन पर आता हुआ। मुझे याद है ओपनिंग के बाद अनुज आपके रेडार पर रेन इंडस्ट्रीज आया था। वायदे बाजार में टॉप ट्रेड्स में शामिल है, 1.1% ऊपर। यहाँ पर 160 के आसपास का ट्रेड, 161 डे हाई था। रुचित, इधर क्या कुछ अच्छा फॉलो थ्रू आने की संभावना है क्या? जी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिसेंटली काफी एक अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया है, लेकिन ये कैचअप मूव में स्टॉक अपने 20 डीएमए को अब क्रॉस कर चुका है और अभी 20 डीएमए सपोर्ट एक्ट कर रहा है, जो ये लेवल 155 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, क्योंकि स्टॉप लॉस ज्यादा लंबा नहीं है। 155 का अगर 20 डीएमए ये स्टॉक इंटैक्ट रखता है तो एक तेजी में आपको 170 175 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से 155 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के 170 का पहला टारगेट और उसके ऊपर 175, ये दो टारगेट्स ध्यान में रख के स्टॉक में ट्रेडिंग पोजीशंस ली जा सकती है। चलिए अमित और रुचित, आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और ये सारी ट्रेड सामने रखने के लिए। इस शो को यहीं समाप्त